हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। लास्ट क्लास में हमने कंसिस्टेंसी लिमिट्स को डिस्कस कर लिया था और उस पर बेस्ड हमको क्या करने थे, क्वेश्चंस सॉल्व करने थे, है ना। तो देखते हैं हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो पहले और इन क्वेश्चंस को खुद से बनाने का कोशिश कर सकते हो, है ना। उसके बाद फिर कंटिन्यू करना। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्या है, क्या बोल रहा है। अ क्ले सैंपल हैज़ वॉइड रेशो ऑफ 0.54 in dry state. Specific gravity of soil is 2.7. What is the shrinkage limit of the soil? श्रिंकेज लिमिट क्या होगी सॉइल की। क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या क्या गिवन है इस पर। वॉइड रेशो गिवन है 0.54, उसके बाद जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है सॉलिड्स की 2.7 दी हुई है और हमको श्रिंकेज लिमिट निकालना है। अब हमने लास्ट क्लास में इसका रिलेशन देखा था। श्रिंकेज लिमिट में क्या होता है, एस हमेशा क्या होता है, एस की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। हमने जो रिलेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, श्रिंकेज लिमिट, ये रिलेशन पढ़ा हुआ था हमने। यहाँ पे हमने बेसिकली ये वाला फार्मूला पहले भी देखा था, ये फार्मूला देखा था। एस की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाती तो हमारा जो रिलेशन निकल के आता है, ये रिलेशन हमने कल डिस्कस भी किया था कि जो श्रिंकेज लिमिट की वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास, ई डिवाइड बाय जी के, है ना, ई डिवाइड बाय जी के। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। तो श्रिंकेज लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 0.54 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2.7। यहाँ से इसको कैंसिल कर लेंगे तो कैंसिल करने पे हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 0.2। अब ये वैल्यू हमको जो ऑप्शन है वो परसेंटेज में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये कितना जाएगा हमारे पास 20%। तो श्रिंकेज लिमिट की जो वैल्यू है वो कितना जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 20%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20%। आसान था ये क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉइल सैंपल है श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट की वैल्यू यहाँ पर बता दी कितनी, 6%। एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, सॉइल ग्रेन्स की बात की है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन्स। तो याद रखना यहाँ पर सॉइल ग्रेन्स को ही बल्की ग्रेन्स भी कहते हैं, है ना। तो कभी यदि आ जाए तो याद रखना कि सॉइल ग्रेन्स ही हमारे क्या कहलाते हैं, बल्की ग्रेन्स कहलाते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन्स मतलब सॉलिड्स की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जीएस कितना हो जाएगा हमारे पास, 2.6। पोरोसिटी निकालने के लिए बोला हमसे, तो सबसे पहले हम क्या कर लें, ई निकाल लें। तो ई निकालने के लिए हम वही रिलेशन लगा देंगे, श्रिंकेज लिमिट इसको क्या हो जाएगा, ई अपॉन जी। यहाँ से पहले ई की वैल्यू निकाल लेंगे और ई का रिलेशन हमको पता है पोरोसिटी के साथ, तो उसको अप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी श्रिंकेज लिमिट की, कितनी हो जाएगी, 0.06। जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2.6। तो यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0.06 मल्टीप्लाई 2.6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.156। अब यहाँ से पोरोसिटी निकालना, तो पोरोसिटी क्या हो जाएगा, ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई। ई की वैल्यू हमको पता है 0.156 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.156। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.1349 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा, 13.49, है ना, परसेंटेज में। तो पोरोसिटी हमारी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है हमारे पास, 13.5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन बन जाएंगे, आसान है बहुत, है ना। इन क्वेश्चन को यहाँ से रब कर रहा हूँ मैं, इनका सॉल्यूशन भी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सैचुरेटेड स्पेसिमेन ऑफ क्ले वाज इमर्ज्ड इन मरकरी एंड डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, है ना। एक हमारे पास सैचुरेटेड स्पेसिमेन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ इस तरीके से। इस पर यदि हम बात करते हैं तो इस पर बोल दिया है कि डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम वाज मरकरी एंड डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम वाज 21.8 cc सेंटीमीटर क्यूब। द वेट ऑफ सैंपल वाज 32.2 ग्राम। आफ्टर ओवन ड्राइंग फॉर 48 आवर्स वेट रिड्यूस्ड टू 20.2 ग्राम वाइल वॉल्यूम केम डाउन टू 11.6 सेंटीमीटर क्यूब। द श्रिंकेज लिमिट निकालनी है हमको, है ना। श्रिंकेज लिमिट हमको क्वेश्चन पे क्या करनी है, निकालनी है। तो श्रिंकेज लिमिट निकालनी है और हमको क्या दिया हुआ, वॉल्यूम गिवन है एंड इसका वेट गिवन है। वेट कितना गिवन है, 32.2 ग्राम। उसको जब इसको ओवन ड्राई कर दिया 48 आवर में, तो इसका वेट रिड्यूस हो गया और इसका वेट कितना आ गया हमारे पास, 20.2 ग्राम। और इसका वॉल्यूम भी जो है वो कम हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया, 11.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ओरिजिनल में यदि हम पहली बात करें, जब इसको ओवन ड्राई नहीं किया गया तो उस टाइम पर इसका यदि वॉल्यूम की बात करेंगे तो इस सैंपल का जो वॉल्यूम था वो हमारा क्या था, इसका जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम हमको कितना था, 21.8 cc, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद यदि हम बात करते हैं इसका वेट, तो वेट कितना था इसका वेट था हमारे पास 32.2 ग्राम, ठीक है। इस पर क्या होंगे हमारे पास,
ये क्या है हमारा सैचुरेटेड स्पेसिमेन है, सैचुरेटेड स्पेसिमेन है तो हमारा क्या होगा सॉलिड्स होंगे इस पे, सॉलिड्स होंगे इस पे, और हमारा जो भी है यहाँ पर हमने ले लेते हैं जो भी है लिक्विड हमारा वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, जिससे सैचुरेटेड है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं हमारा, जब इसको हमने क्या कर दिया ड्राई कर दिया 48 आवर के लिए, जब 48 आवर के लिए इसको ड्राई किया तो इस कंडीशन पे यदि हम बात करेंगे तो इसका वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो गया। अब जब ओवन ड्राई कर दिया है इसको तो यहाँ पर क्या बचेगा, सॉलिड्स तो सेम ही रहेंगे हमारे, सॉलिड्स यदि हम बात करते हैं तो सॉलिड्स तो हमको ये पता कि सॉलिड्स चेंज नहीं होते हैं ना, तो इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो गया है और सॉलिड्स हमारे यहाँ तक है, ये हमारा क्या हो जाएगा सॉलिड्स तो सेम रहने वाला है। अच्छा अब यहाँ पर इसका वेट की यदि बात करेंगे तो यहाँ पर ओवन ड्राई हो गया तो ये हो गया हमारा एयर, ठीक है, एयर इसका जो वेट आया है, अब ये जो वेट रहेगा सॉलिड्स का वेट होगा और सॉलिड्स का वेट कितना हमारे पास 20.2 ग्राम, और इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम कितना हो गया 11.6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और हमसे बोल रहा है श्रिंकेज लिमिट फाइंड करने के लिए, तो हमने देखा था स्टेज 1 स्टेज 3, बीच में इस पर श्रिंकेज लिमिट निकालने के लिए एक ऐसी स्टेज रही होगी इसी कंडीशन पे जब हमारा ये कुछ इस तरीके से होगा, वॉल्यूम जिसका सेम होगा, हमने श्रिंकेज लिमिट में देखा हुआ था कल, वॉल्यूम इसका भी 11.6 होगा, लेकिन अब इस पर एयर की जगह क्या है, एयर की जगह हमारा जो भी लिक्विड है वो होगा। यहाँ पे सॉलिड्स तो सेम होंगे, है ना, सॉलिड्स तो सेम होंगे हमारे, ठीक है। ये है हमारी श्रिंकेज लिमिट। अब श्रिंकेज लिमिट को निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, श्रिंकेज लिमिट निकालने का जो हमारे पास फार्मूला होता है उसको अप्लाई कर देंगे। तो श्रिंकेज लिमिट इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो हमको इस वाटर का मतलब ये यहाँ पर जो भी लिक्विड है उसका हमको क्या चाहिए, वेट चाहिए है। तो सबसे पहले हम वेट ऑफ वाटर निकालेंगे। तो वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक जितना ये हमारा क्या हो गया है, इवापोरेट हो गया है हीट ड्राई करने से, वो ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू ही हमारी क्या होगी, टोटल वेट होगी, है ना। तो यदि हम टोटल वेट, यदि हमको वेट ऑफ वाटर निकालना है तो सबसे पहले हम टोटल वेट इसको देख लें। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, जो इवापोरेट हो गया, तो इवापोरेट कितना हो गया हमारे पास, तो इवापोरेट जो हुआ उसको हम लिख सकते हैं, सपोज दैट ये वॉल्यूम हमारा V1 है, ये वॉल्यूम हमारे पास V2 है, तो V1 माइनस V2 डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये देखा था हमने, है ना। तो यहाँ से यदि हम बात करेंगे तो टोटल वेट क्या हो जाएगा हमारे पास, एक तो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर जो हमको निकालना है यहाँ पर, उसके बाद यदि हम बात करते हैं प्लस ये हो जाएगा कितना है, ये V1 माइनस V2 जितना वेट हमारा इवापोरेट हो गया, है ना। अब यदि यहाँ से हमको वेट ऑफ वाटर निकालना, तो वेट ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, W माइनस वेट ऑफ सॉलिड माइनस V1 माइनस V2 यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। ये टोटल वेट कितना है इसका, तो टोटल वेट है हमारे पास 32.2 ग्राम माइनस वेट ऑफ सॉलिड कितना हमारे पास, तो वेट ऑफ सॉलिड हमारा ये हो जाएगा कितना जाएगा 20.2 ग्राम माइनस V1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 21.8 माइनस V2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 11.6, और ये हमारे ग्राम में, तो ये हमारा यूनिट वेट हो जाएगा हमारा 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा हमको। तो वेट ऑफ वाटर कितना आएगा इसको सॉल्व करने पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 32.2 माइनस 20.2 माइनस 21.8 माइनस 11.6, तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 1.8 ग्राम, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.8 ग्राम। अब यहाँ से हमको श्रिंकेज लिमिट निकालना, तो श्रिंकेज लिमिट मतलब वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर हमारे पास कितना आ गया 1.8, वेट ऑफ सॉलिड्स कितना हमारे पास, तो वेट ऑफ सॉलिड्स से हमारे पास 20.2, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.089 परसेंटेज पे। यदि इसको निकालना है तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8.9%, ये आ जाएगा हमारे पास श्रिंकेज लिमिट की वैल्यू, हमारा आंसर हो जाएगा 8.9। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ पे आ गया है ना, ये क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल आर 30% एंड 42%। लिक्विड प्लास्टिक लिमिट हमको दी हुई है कितनी 30%, लिक्विड लिमिट हमको दी हुई है 42%, ठीक है। परसेंटेज वॉल्यूम चेंज फ्रॉम लिक्विड लिमिट टू ड्राई स्टेट इज 35%,
देन ऑफ द ड्राई वॉल्यूम, सिमिलरली हमको दिया हुआ परसेंटेज वॉल्यूम चेंज फ्रॉम प्लास्टिक लिमिट टू ड्राई स्टेट इज 22% ऑफ ड्राई वॉल्यूम। द श्रिंकेज रेशो निकालना हमको इस क्वेश्चन पे, श्रिंकेज रेशो हमको क्या करना है इस क्वेश्चन पे निकालना। तो इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हमने कल रिलेशन पढ़ा था श्रिंकेज रेशो का, उसको थोड़ी सा याद करा देते हैं। क्या था वो? हमने देखा था श्रिंकेज रेशो निकालना यदि, तो श्रिंकेज रेशो निकालने के लिए हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम था, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पर थी हमारी क्या, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, और फिर हमारी क्या हो जाएगी, प्लास्टिक लिमिट का फिर हमारी क्या हो जाएगी, लिक्विड लिमिट हो जाएगी। सपोज दैट इसका वाटर कंटेंट 1 था, इसका वाटर कंटेंट 2 लिया हुआ था, इसका वॉल्यूम हमारे पास V1 था, इसका वॉल्यूम V2 था, और ये हमारा क्या था, ड्राई वॉल्यूम था, ठीक है। तो श्रिंकेज रेशो इक्वल टू कल क्या पढ़ा था हमारा, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम, मतलब V1 माइनस V2 डिवाइड बाय VD डिवाइड बाय क्या था हमारा, रेशो किसका था, चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट, है ना। तो W1 माइनस W2, ये कल हमने इसको पढ़ा हुआ था, है ना। तो इसी के फॉर्मेट में हमको क्वेश्चन आया हुआ है, इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन हमको बोल रहा है, क्वेश्चन पे हमको प्लास्टिक लिमिट दी हुई है और लिक्विड लिमिट दी हुई, तो फिर से यही डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से है। हमको बोला है प्लास्टिक लिमिट, ये तो हमारी हो जाएगी श्रिंकेज लिमिट, ये है हमारे पास प्लास्टिक लिमिट, और प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू कितनी गिवन है हमको क्वेश्चन पे, 30%। उसके बाद बात किया हुआ लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, लिक्विड लिमिट की वैल्यू हमारे पास 42%, ठीक है। ये लिक्विड लिमिट है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये VL ले लिया, प्लास्टिक लिमिट का वॉल्यूम VL ले लिया, और ये ले लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन पे गिवन है। उसके बाद हमको बोल रहा है क्वेश्चन में परसेंटेज वॉल्यूम चेंज फ्रॉम लिक्विड लिमिट टू ड्राई स्टेट, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो यदि वॉल्यूम चेंज की यदि हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, VL माइनस VD डिवाइड बाय VD। ये हमको दे के रखा है कितना, ये हमको कितना दे के रखा है, हमको क्वेश्चन पे गिवन है ये 35%। 35% मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 0.35। ऐसे यदि हम बात करते हैं तो हमको क्वेश्चन पे गिवन है सिमिलरली द परसेंटेज चेंज फ्रॉम प्लास्टिक लिमिट टू ड्राई स्टेट, तो ड्राई स्टेट इज 22% ऑफ ड्राई वॉल्यूम, है ना। ड्राई वॉल्यूम की करस्पॉन्डिंग में यदि बात करें तो इसको भी क्वेश्चन पे देख के रखा है ये हमको, VP माइनस VD डिवाइड बाय VD इक्वल टू 22% मतलब 0.22। अब यदि हम इस पर श्रिंकेज रेशो का फॉर्मूला लगाएं तो श्रिंकेज रेशो का फॉर्मूला क्या जाएगा इस पर हमारा, चेंज इन वॉल्यूम, तो VL माइनस VP डिवाइड बाय किसके करस्पॉन्डिंग में, ड्राई वॉल्यूम के, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट में जो भी चेंज हुआ, तो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ये हमको निकालना है। अब यहाँ पे हमको वॉल्यूम लिक्विड लिमिट पे और वॉल्यूम प्लास्टिक लिमिट में ये पता होना चाहिए, और ड्राई वॉल्यूम पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं VL माइनस VD इक्वल टू 0.35 VD, ऐसे ही VP माइनस VD इक्वल टू 0.22 VD। तो यहाँ से जो VL की वैल्यू आएगी, VL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.35 VD, और VP की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1.22 VD। इन वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट करना, तो श्रिंकेज रेशो क्या आ जाएगा हमारे पास, VL की वैल्यू हमारे पास 1.35 VD माइनस VP की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.22 VD डिवाइड बाय VD, और मॉइस्चर कंटेंट में जो चेंज आया, तो लिक्विड लिमिट कितनी थी हमारे क्वेश्चन पे, लिक्विड लिमिट कितनी थी हमारी 42%, मतलब 0.42, 30%, 0.3। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू किस पे है, ठीक है, परसेंटेज में नहीं है, तो अपन देख लेते हैं इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, 1.35 माइनस 1.22, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.13 VD डिवाइड बाय VD, और ये आ जाएगा हमारे पास 0.42 माइनस 0.3, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.12। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा कितना जाएगा 0.13 डिवाइड बाय 0.12, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सॉल्व करने पे SR की 1.08, है ना। श्रिंकेज रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.08। अब ऑप्शन पे देखते हैं हमारे पास क्या है, क्वेश्चन पे 4.2 दी हुई है, 3.1 दी हुई है, 2.2 दी हुई है, 1.1, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुली सैचुरेटेड स्पेसिमेन ऑफ क्ले हैविंग वाटर कंटेंट। एक तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको क्वेश्चन पे गिवन है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, और कैसी सॉइल है, फुली सैचुरेटेड सॉइल है। स्पेसिमेन ऑफ क्ले हैविंग वाटर कंटेंट, इस पर जो वाटर कंटेंट की वैल्यू है वो 40% है, और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 1.88। ऑन ओवन ड्राइंग द मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जब इसको ओवन ड्राई किया तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कम हो गई, कितनी होगी, 1.78, है ना। कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी, हमको क्या निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्ले एंड श्रिंकेज लिमिट, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है और श्रिंकेज लिमिट निकालनी है। तो यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन कुछ इस तरीके का हमारा सैंपल रहा होगा। इस पर यदि हम बात करते हैं, ये कैसा, फुली सैचुरेटेड है, मतलब इस पर क्या होगा, पूरी तरीके से वाटर होगा, और ये क्या होंगे, हमारे सॉलिड्स होंगे क्ले में। तो यदि इस पर यदि हम बात करते हैं तो इसकी जो जीएम की वैल्यू है, मतलब मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इस कंडीशन पे मास स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दिया हुआ हमको 1.88, और इस कंडीशन पे जो वाटर कंटेंट भी हमको गिवन है, वाटर कंटेंट कितना है हमारे पास, 40%, मतलब 0.4, ठीक है। उसके अलावा क्या दिया हुआ क्वेश्चन पे हमको, अब ये इसको यदि हमने कर दिया ओवन ड्राई, अभी तो ये सैचुरेशन कंडीशन है, फुली सैचुरेटेड है, फुली सैचुरेटेड है। अब फुली सैचुरेटेड है मतलब एस की वैल्यू हो जाएगी 1। देन इसको क्या कर दिया, इस सैंपल को हमने ओवन ड्राई कर दिया। जब ओवन ड्राई कर दिया तो सॉलिड्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, एयर हो जाएगी। इस कंडीशन पर जो जीएम की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 1.78, 1.78, ठीक है। इसके अलावा कुछ गिवन है क्या, नहीं गिवन है। हमको निकालना है जी, निकालना है, और हमको निकालना है श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। अब यदि हम बात करें तो हमारे पास जी और श्रिंकेज लिमिट के बीच में रिलेशन क्या क्या होती, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था श्रिंकेज लिमिट का रिलेशन जो होता है GM-1/G। लास्ट क्लास में हमने ये रिलेशन देखा था एक। तो दूसरा रिलेशन यदि हम बात करते तो अभी हमने देखा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, E/G। एक तो ये भी रिलेशन होता है ना। अब यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं तो हमको E की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, उसकी सहायता से हम इन दोनों में से एक चीज़ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं GM, हमको क्वेश्चन पे गिवन है, GM कितना गिवन है, 1.88। तो GM हमारा होता क्या है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो सैचुरेटेड सॉइल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेंसिटी सैचुरेटेड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ, सैचुरेटेड डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, कितना हो जाएगा ये 1.88। तो यदि हम सैचुरेटेड डेंसिटी निकालना चाहें, सैचुरेटेड डेंसिटी निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा ये 1.88 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1, तो सैचुरेटेड डेंसिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास 1.88, ठीक है। हमको जी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, वाटर कंटेंट भी यहाँ पर हमको गिवन है, वाटर कंटेंट कितना गिवन है 0.4। तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर दें, यदि इसको अप्लाई कर दें तो ई की वैल्यू मिल सकती है हमको पता है WG = ES, फुली सैचुरेशन है हमारा, ई की वैल्यू जी के टर्म में आ जाएगी हमारी, है ना। वाटर कंटेंट हमारे पास 0.4 है इस कंडीशन पे, जी की वैल्यू हमको नहीं पता है, ई की वैल्यू नहीं पता है, और एस हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ई की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है 0.4G, 0.4G। अब यहाँ से हम जी निकालने की कोशिश कर सकते हैं। जी तो चेंज नहीं होगा सॉलिड्स का, जितना जो सॉलिड्स का जी यहाँ पर होगा वो सॉलिड्स का जी यहाँ पर भी होने वाला है हमारा। तो हम जी निकाल लेते हैं। तो हमको गामा सैचुरेशन पता है या सैचुरेटेड डेंसिटी पता है, तो सैचुरेटेड डेंसिटी का फॉर्मूला पता है हमको, G + ES। अब फुली सैचुरेशन है इसलिए S = क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 + E डेंसिटी ऑफ वाटर। ये वैल्यू हमको पता है 1.88। जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जी की वैल्यू हमको निकालनी है। ई की वैल्यू है हमारे पास 0.4G डिवाइड बाय 1 + 0.4G, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1। यहाँ से हम निकाल सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1.88 + 1.88 मल्टीप्लाई 0.4, तो यह जाएगा हमारे पास 0.752G = ये हो जाएगा 1.4G। यहाँ से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1.4 - 0.752 1.88 डिवाइड बाय आंसर। तो यहाँ से जो जी की वैल्यू आ जाएगी, जी की वैल्यू आ जाएगी 2.9। ये हमारे पास आ गई जी की वैल्यू।
अब हमको लगाना है क्या, निकालना बच्चा हमारा श्रिंकेज लिमिट और निकालना है। तो श्रिंकेज लिमिट इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1/GM डिवाइड बाय 1/G। अब जब हम श्रिंकेज लिमिट निकाल रहे हैं तो श्रिंकेज लिमिट जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इस कंडीशन पे यदि हम बात करेंगे तो जो GM पुट करना है हमको, GM कौन सा पुट करना पड़ेगा, ये वाला पुट करना पड़ेगा, ना कि ये वाला पुट करेंगे, क्योंकि ये तो सैचुरेशन पे है ना। और हमको निकालना है श्रिंकेज लिमिट इस जगह पर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, GM की जो वैल्यू पुट करेंगे वो क्या हो जाएगी हमारे पास 1.78 डिवाइड बाय 1/G क्या हो जाएगा 2.9। तो श्रिंकेज लिमिट क्या आ जाएगा हमारे पास 1/1.78 माइनस 1 डिवाइड बाय 2.9, तो यह आ जाएगा 0.21। यदि इसको परसेंटेज में निकालना चाहेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21.69%। तो हमको जो निकालना था क्वेश्चन पे, हमको श्रिंकेज लिमिट निकालनी थी, तो श्रिंकेज लिमिट हमने ये निकाल ली। उसके बाद हमको G निकालना था, तो G की वैल्यू हमने ये निकाल ली। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको क्या करना था, बनाना था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन फ्रॉम द लिक्विड टेस्ट कंडक्टेड ऑन सॉइल सैंपल। लिक्विड जो हमने कैसा ग्रांडे टूल से हमने क्या किया था, लिक्विड लिमिट निकालते हैं, उसी टेस्ट को परफॉर्म किया है। और इस पर हमको निकालना है द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल। लिक्विड लिमिट क्या होगी हमारी सॉइल की, तो लिक्विड लिमिट हमारी क्या होती थी, कैसा ग्रांडे टूल से जो हम निकालते थे, ये नंबर ऑफ जो ब्लोज होते थे, तो 25 देने पर जो वाटर कंटेंट हम ऐड कर रहे थे वही हमारा क्या कहलाता था, लिक्विड लिमिट कहलाता था। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो नंबर ऑफ ब्लोज हमको गिवन है कितने, 17 गिवन है, 22 गिवन है, 25 गिवन है, 28 गिवन है, 34 गिवन है। और वाटर कंटेंट इसके लिए गिवन है हमारे पास कि 17 ब्लो जब हमने दिए तो वाटर कंटेंट कितना था हमारा 63.8, 22 ब्लोज के लिए 63.1, 25 ब्लोज के लिए 61.9, 28 ब्लोज के लिए यदि हम बात करें तो वाटर कंटेंट कितना था 60.6, और 34 नंबर ऑफ ब्लोज के लिए हमारे पास जो वाटर कंटेंट वो कितना हमारे पास 60.5। तो यदि हम बात करते हैं कि हमको क्या करना है, 25 नंबर ऑफ ब्लोज के लिए जो वाटर कंटेंट होता था वही लिक्विड लिमिट होता, तो नंबर ऑफ ब्लोज जो हमारे 25 के लिए क्या है हमारे पास जो वाटर कंटेंट है वही हमारा क्या कहला जाएगा, लिक्विड लिमिट कहला जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 61.9। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। ओके नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1.4, D30 की वैल्यू गिवन है 3 mm, D10 की वैल्यू गिवन है 0.6 mm। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर यूज सब ग्रिड दिस सॉइल विल बी टेकन वे। हमको बताना है ये सारा डेटा, हमको पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन से हमको ये सारा डेटा गिवन है। हमको बताना कि जो हमारी सॉइल है वो किस तरीके की है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड है, वेल ग्रेडेड सैंड है, वेरी फाइन सैंड है, या पुअरली ग्रेडेड सैंड है। तो हमने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा हुआ है, हमको जो ये टाइप ऑफ सॉइल पता चलती है वो कैसे पता चलती है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन से, CC एंड CU से। तो यहाँ पर तो हमको CC कितना गिवन है, हमको 1.4 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7। CC गिवन है 1.4, D30 की वैल्यू गिवन है हमारे पास 3 mm, D10 की वैल्यू है हमारे पास कितनी 0.6 है ना। और हमको बताना है कि किस प्रकार की सॉइल है। अच्छा हमको नहीं पता तो क्या नहीं पता, एक चीज़ तो हमको ये पता है कि जो यदि हम बात करें ऑप्शन पे देखें तो हमारे पास ऑप्शन पे यहाँ पर भी सैंड है, यहाँ पर भी सैंड है, यहाँ पर भी सैंड है और यहाँ पर भी सैंड है। तो हमको एक चीज़ तो ये पता है कि जो सैंड होती है तो सैंड के लिए यदि हम बात करते हैं तो जो CC की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है 1 to 3, और CU की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए 6 होनी चाहिए, है ना, ग्रेटर देन 6 है ना। तो हमारी क्या होगी वो वेल ग्रेडेड होगी। लेकिन यदि हम बात करते हैं अभी हम देख लेते हैं कि कितनी आ रही है वैल्यू, तो CC की वैल्यू तो पता है, तो CC का फॉर्मूला यदि हम देखें तो CC का फॉर्मूला क्या होता है D30 का स्क्वायर डिवाइड बाय D60 इंटू D10। अब यदि हम बात करें और CU का फॉर्मूला क्या होता है, हमको ये दोनों चीज़ निकालनी पड़ेगी, इसी के बेसिस से हम डिसाइड करेंगे कि हमारी किस प्रकार की सॉइल है। CU की वैल्यू की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा D60 डिवाइड बाय D10। अब यहाँ पर हमको D10 गिवन है और D30 गिवन है, D60 तो गिवन है ही नहीं है ना। तो D60 गिवन नहीं है तो हम CU कैसे निकालें, तो सबसे हमको दिया है क्वेश्चन पे CC कितना गिवन है 1.4, D30 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 mm, मतलब क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, D60 हमको नहीं पता, D10 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.6, तो यहाँ से हम D60 निकाल सकते हैं। तो D60 कितना जाएगा 9 डिवाइड बाई 1.4 इंटू 0.6, तो कितना जाएगा 0.84। तो 9 D60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 9 डिवाइड बाय 0.84 10.71। D60 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, D10 की वैल्यू भी गिवन है, हम CU निकाल सकते हैं आसानी से।
तो D60 की वैल्यू हमारे पास 10.71, D10 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.6, तो यहाँ से CU की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CU की वैल्यू आ जाएगी 17.85। अब हमको पता है कि जो CU की वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या होती है सेंट के लिए 6, और CC की जो वैल्यू है वो कहाँ से 1 से लेकर 3 तक वेरी करती है। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती तो हमारी सॉइल कौन सी होती है, वेल ग्रेडेड सेंट, वेल ग्रेडेड सेंट, है ना। तो ये दिख भी रहा है कि CU की वैल्यू कितनी है हमारी 17.85, जो कि 6 से क्या है हमारी ग्रेटर है, और CC की वैल्यू क्या है हमारी 1 to 3 के बीच में तो 1.4 है। तो हमारी सॉइल किस तरीके की हो जाएगी, वेल ग्रेडेड। तो वेल ग्रेडेड क्या क्या कहाँ ऑप्शन पे, ये हमारा आंसर हो जाएगा वेल ग्रेडेड सेंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैचुरेटेड सेंट। कैसी सेंट दिया हुआ हमको क्वेश्चन पे, सैचुरेटेड सेंट। डिपॉजिट हैविंग मॉइस्चर, अच्छा रिलेटिव डेंसिटी की बात किया है ना, हैविंग मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट कितना है हमको 25%। मैक्सिमम एंड मिनिमम वॉइड रेशो, मैक्सिमम वॉइड रेशो कितना गिवन है हमको 0.95, और मिनिमम वॉइड रेशो कितना गिवन है हमको 0.45 रिस्पेक्टिवली। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमको दी हुई है सेंट पार्टिकल्स की कितनी है 2.6। तो हमको निकालना है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई नेचुरल डिवाइड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100, ये होता फॉर्मूला। ई मैक्स की वैल्यू तो हमको गिवन है क्वेश्चन पे, ई मैक्स कितना गिवन है हमको, ई मैक्स गिवन है 0.95। ई मिनिमम की यदि हम बात करते हैं तो ई मिनिमम कितना गिवन है हमको 0.45। ई की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो ई के लिए हमको क्या गिवन है, इसके लिए कुछ तो गिवन होगा क्वेश्चन में। तो वाटर कंटेंट गिवन है 25%, और उसके बाद जी की वैल्यू पता है, तो जी की वैल्यू कितनी है 2.6। यहाँ पे हम वैल्यू फॉर्मूला लगा देंगे, रिलेशन लगा देंगे, तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगी वैल्यू, ई की मिल जाएगी। तो क्योंकि ये हमारा कैसा है, क्वेश्चन में दिया हुआ सैचुरेटेड सैंड है, सैचुरेटेड सैंड है, तो एस की वैल्यू हो जाएगी 1, वाटर कंटेंट 0.25, और जी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2.6। तो यहाँ से ई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ई की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 0.25 मल्टीप्लाई 2.6, यह जाएगा हमारे पास 0.65। इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दें तो आई डी स्कूल टू निकल के आ जाएगा, ई मैक्स कितना है 0.95 माइनस 0.65 डिवाइड बाय 0.95 माइनस 0.45 इंटू 100। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 0.95 माइनस 0.65 डिवाइड बाय 0.95 माइनस 0.45। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.6 मल्टीप्लाई 100, तो हो जाएगा हमारे पास 60% आई डी। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो आई डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60%। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है, ओके। आगे अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडाइसिस देख लेते हैं। हमने कंसिस्टेंसी देख ली थी, लिमिट्स देख ली थी, अब उसी पर बेस्ड हम क्या देख लेंगे, इंडेक्सेस किस कौन कौन से हैं हमारे। तो सबसे पहला हमारा इंडेक्स है प्लास्टिक इंडेक्स। प्लास्टिक इंडेक्स को हम किससे शो करते हैं, प्लास्टिक इंडेक्स को हम आईपी से शो करते हैं। तो प्लास्टिक इंडेक्स है क्या हमारा, तो प्लास्टिक इंडेक्स एक ऐसी रेंज है जो कि हमारी वो रेंज जिसपे हमारी प्लास्टिसिटी, जो हमारी सॉइल है वो प्लास्टिसिटी को शो कर रही होती है। तो यदि हम इस डायग्राम पे देखें तो हमारी जो रेंज है जहाँ पर प्लास्टिसिटी सॉइल शो कर रही है, यदि हम बात करें तो ये हमारी कौन सी स्टेज होती है, ये हमारी सॉलिड स्टेज होती है, सेमी सॉलिड स्टेज है, प्लास्टिक स्टेज और ये लिक्विड स्टेज। तो हमारी जो सॉइल है इस स्टेज में क्या शो कर रही होती है, इस स्टेज में हमारी प्लास्टिसिटी को शो कर रही होती है। तो ये वाली जो रेंज होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, प्लास्टिक इंडेक्स कहलाएगी। आप इसको यदि कैलकुलेट करने चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ये हमको पता है ये लिक्विड लिमिट है और ये हमारा क्या है, प्लास्टिक लिमिट है। यदि लिक्विड लिमिट से प्लास्टिक लिमिट को माइनस करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगी, हमको रेंज मिल जाएगी किसकी, आईपी की। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये वाली जो रेंज है ये हमारी क्या है, प्लास्टिक इंडेक्स है। तो उसी को बताया हुआ रेंज ऑफ वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट की वो रेंज जहां पर सॉइल क्या शो कर रही होती है, प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को शो कर रही होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक इंडेक्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला भी आ जाएगा, आईपी से शो करते हैं, आईपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, WL माइनस WP, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब यदि हम बात करते हैं कि हमारा जो आईएस कोड है, आईएस कोड ने इसकी जो वैल्यू दी हुई है आईपी की, आईपी के हिसाब से टाइप्स ऑफ सॉइल को क्या है डिसाइड किया हुआ है। जैसे यदि हम बात करते हैं, यदि हमारी आईपी की वैल्यू 0 आती है, यदि हमारी आईपी की वैल्यू या प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू यदि 0 आती है तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी सॉइल होगी वो कैसी होगी, नॉन प्लास्टिक सॉइल होगी, है ना। अब वैल्यू 0 आ रही है, मतलब कहने का मतलब ये है हमारा कि ये वैल्यू 0 कब आएगी, जब हमारा लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट, यदि हमारा प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड या बोलते हैं हमारा कि ये दोनों वैल्यू हमारी क्या हो जाए, सेम हो जाए। जब लिक्विड लिमिट हमारा प्लास्टिक लिमिट के बराबर हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 0 आ जाएगी। उस कंडीशन पे हमारी आईपी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वैल्यू कब 0 होगी, जब हमारी सॉइल किस तरीके की होगी, हमारी नॉन प्लास्टिक होगी। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि यदि हमारी प्लास्टिक
इंडेक्स की वैल्यू 0 से 7 तक है तो उस सॉइल को हम क्या बोलेंगे, लो प्लास्टिक सॉइल बोलेंगे। यदि 7 से 17 तक है, 7 से 17 तक है तो ऐसी सॉइल को क्या बोलेंगे, मीडियम प्लास्टिक सॉइल। और यदि 17 से ग्रेटर है वैल्यू तो उसको क्या बोलेंगे, हाईली प्लास्टिक सॉइल बोलेंगे। ये तो हमारे कोड ने डिसाइड किया हुआ है कि इस तरीके से वैल्यू दी हुई है कि 0 से 7, 7 से 17, 0 है तो नॉन प्लास्टिक हो जाएगा, 0 से 7 है तो क्या हो जाएगा हमारा लो प्लास्टिक, धीरे धीरे हमारा क्या आएगा, मीडियम प्लास्टिक, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास हाई प्लास्टिक। ठीक है। अच्छा, कई बार एग्जाम पे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि यदि हमारी आईपी की वैल्यू यदि हमारी 0 है तो वो सॉइल किस तरीके की होगी। यदि हमारी आईपी की वैल्यू 0 है तो हमको पता है जो आईपी होता है, जो हमारा प्लास्टिक इंडेक्स होता है, वो किस प्रकार की सॉइल के लिए होता है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होता है। जैसे हमने यदि बात करें कोर्स ग्रेन सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए हमने कौन सी चीज पढ़ी थी, कौन सा इंडेक्स पढ़ा था, तो रिलेटिव इंडेक्स पढ़ा था, किसके लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। ऐसे यदि सॉइल की का बिहेवियर पता करना है हमको तो हम पता लगा सकते हैं किसको, आईपी को। यदि आईपी की वैल्यू हमको पता होगी तो हम बता सकते हैं कि हमारी सॉइल किस तरीके की होगी, फाइन ग्रेन सॉइल है हमारी। एक चीज तो पता चल जाएगा कि आईपी किसको शो कर रहा होता है, फाइन ग्रेन सॉइल के जो पैरामीटर्स हैं उनको शो करेगा। लेकिन यदि हम बात करें उस पर भी, यदि हमारी जो सैंड है, सैंड किस तरीके की सॉइल हो जाएगी, कोर्स ग्रेन सॉइल हो जाएगी, तो उस पर आईपी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसका दूसरा रीजन भी है आईपी की वैल्यू का 0 होने का, क्योंकि हमारी जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है उसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता। जब उसमें चार्ज नहीं होते, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होते हैं, तो इस कारण से उस पर क्या होता है, उसकी आईपी की वैल्यू 0 होती है। अभी आगे डिस्कस करेंगे चार्जेस क्या है हमारे, है ना। तो सैंड की वैल्यू यदि हमारी 0 है तो उस तरीके की सॉइल को हम क्या बोलेंगे, मतलब आईपी की वैल्यू यदि 0 है तो किस तरीके की सॉइल होगी हमारी, सैंड होगी। और सैंड को हम बोल सकते हैं नॉन प्लास्टिक सॉइल है। अच्छा, यदि आईपी की रेंज हमारी 10 to 15 है, यदि आईपी की रेंज हमारी 10 to 15 है तो किस तरीके की सॉइल होगी, सिल्ट होगी। कई बार यदि ऑप्शन में सैंड नहीं मिल रहा है, सिल्ट ऑप्शन में है, तो सिल्ट को भी नॉन प्लास्टिक सॉइल बोल सकते हैं, है ना। लेकिन यदि ऑप्शन पे सैंड ना हो तो। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं आईपी की वैल्यू यदि 15 से 100 तक है तो किस तरीके की सॉइल होगी हमारी, क्लेई सॉइल होगी हमारी। अब यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि प्लास्टिक आईपी की जो वैल्यू होती है, या बोल सकते हैं वो सॉइल जो प्लास्टिसिटी की कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है, तो वो जनरली कौन सी सॉइल होती है हमारी, क्लेई सॉइल होती है। क्लेई सॉइल ही ऐसी सॉइल है जो प्लास्टिसिटी को शो कर रही होती है, क्योंकि इसकी रेंज भी दिख रही है हमारी 15 to 100 तक। अब यहाँ पर एक टर्म समझनी पड़ेगी कि प्लास्टिसिटी बार बार बोल रहे हैं, लेकिन प्लास्टिसिटी होती क्या है। तो प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक लिमिट पढ़ाते टाइम पे ये बताया था कि प्लास्टिसिटी क्या होती है। जब हमने किसी वो वाटर कंटेंट जिसपे हमारी जो सॉइल है कैसा बिहेव करेगी, उस पर यदि हम 3 mm के क्या बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं, तो उस वाटर कंटेंट है वो क्या नहीं होती, ब्रेक नहीं होती, उस पर किसी प्रकार के क्रैक्स डेवलप नहीं होते, है ना। यदि हम ज़्यादा वाटर कंटेंट मिला देंगे उस रेंज से तो क्या कहला जाएगा हमारा, तो भी हमारा वो प्लास्टिक रेंज में ही रहेगा। लेकिन यदि कम पे हो गया तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे थ्रेड्स, है ना। जो भी हम थ्रेड्स बना रहे हैं वो ब्रेक हो जाएंगे 3 mm के। तो प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल, प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल क्या है, ये एक प्रकार की सॉइल की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच सॉइल कैन डिफॉर्म विदाउट रप्चर, फ्रैक्चर और वॉल्यूम चेंज, है ना। सॉइल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सॉइल पे डिफॉर्मेशन तो आ रहा है लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, किसी प्रकार का कोई फ्रैक्चर नहीं हो रहा है, या बोल सकते हैं किसी प्रकार का कोई रप्चर नहीं हो रहा है ना। तो प्लास्टिसिटी कुल मिला के क्या है, डिफॉर्म होने की प्रॉपर्टी। जितनी आसानी से कोई भी सॉइल डिफॉर्म हो जाएगी उस पर बोल सकते हैं कि उसकी प्लास्टिसिटी उतनी ज्यादा है ना। अब यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी कि क्ले ही हमारी, क्ले की आईपी इतनी ज्यादा क्यों आती है, क्ले सॉइल जो होती है उस पर जो हमारी प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू है वो ज्यादा क्यों आती है, क्योंकि हमारी जो सॉइल है वो आसानी से, जो क्ले सॉइल है आसानी से डिफॉर्म हो जाती है। अब यदि हम इस फिनोमिना को समझे कि वो आसानी से डिफॉर्म क्यों हो रही है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे क्ले के पार्टिकल्स हैं, यदि क्ले के पार्टिकल्स को हम जूम करके देखते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसका जो शेप होता है वो किस तरीके का होता है, प्लेट सीट टाइप का होता है ना, प्लेट टाइप का उसका शेप होता है। और जो क्ले के पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो मैक्सिमम, जो यदि हम बात करें कि जो हमारे क्ले के पार्टिकल्स हैं उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों पाया जाता है, लेकिन जो हमारे नेगेटिव चार्ज हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि यदि हम बात करें कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेट या सीट स्ट्रक्चर होता है हमारा, तो उसके कारण यदि हम बात करते हैं इसका जो सरफेस एरिया है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है वो हमारा इस पर क्ले सॉइल पे ज़्यादा मिलता है। तो यदि हम बात करें कि जो इसकी एज होती है तो एज में हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जबकि इसकी सरफेस पे हमारे कैसे चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। और हमको ये पता जो हमारा वाटर होता है, वाटर किस तरीके का होता है, नेचर का होता है, बायपोलर नेचर का होता है, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। और हमारी जो क्ले पार्टिकल्स है, क्ले पार्टिकल्स में भी हमारे क्या दोनों चार्जेस मिल रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन हमारे जो नेगेटिव चार्ज हैं वो ज़्यादा मात्रा में है एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये वाटर हमारे क्ले पार्टिकल के साथ हमारा क्या करता है, मिलता है ना, तो हमारी जो क्ले के जो पार्टिकल्स हैं यदि उनको यदि हम देखें तो किस तरीके से होते हैं, ये हमारे जैसे ये हमारा क्ले का स्ट्रक्चर है और ये हमारा वाटर का स्ट्रक्चर है। अब यदि हम बात करें जो ये क्ले का, ये हमारा एक क्ले का पार्टिकल है फाइन ग्रेन सॉइल का, और ये हमारा क्ले का सेकेंड पार्टिकल है।
ये पार्टिकल 2 है। यदि ये पार्टिकल 1 है और ये पार्टिकल 2 है तो इसके यदि देखें तो इसकी जो सरफेस एरिया है इस पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना। और यदि इससे सटे हम, इससे क्या होगा, क्ले के पार्टिकल से हमारा क्या होगा, हमारा क्ले के पार्टिकल से वाटर, क्योंकि वाटर ही तो ऐड करना है, तो वाटर जब ऐड हुआ तो वाटर भी हमारा कैसा नेचर का होता है, बाइपोलर नेचर का होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसमें भी होता है। तो इसका जो हमारा क्ले पार्टिकल्स है इसका नेगेटिव चार्ज वाटर के पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है। और यदि हम आगे बात कर रहे हैं और आगे जब ये लेयर बन रही होती है तो वाटर जो है और दूसरा वाटर का जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा, वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल वाटर के जो पहला मॉलिक्यूल था उसके साथ यदि बात करें तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है और इस पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ना। ऐसे यहाँ पे यदि बात करें ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से। ऐसे यदि आगे देखेंगे तो अगली लेयर में फिर से यदि हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर उसकी तीसरी लेयर में यदि बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमारी सरफेस के पास जो वाटर प्रेजेंट होगा और जो सरफेस से दूर वाटर प्रेजेंट होगा, हमने क्या कर लिया, इसका सेक्शन काट लिया। सेक्शन काटा तो जो सरफेस के पास में हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है, और एक सेक्शन हमने काटा जो वाटर मॉलिक्यूल सरफेस से दूर होगा। तो जो वाटर मॉलिक्यूल सरफेस के पास होगा उस पर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, और जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल सरफेस से, मतलब क्ले पार्टिकल की सरफेस से दूर होगा, उस पर विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। अब यदि हम फोर्सेस लगाएं सेक्शन 1 पे और सेक्शन 2 पे, जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगाने पे कौन सा पहले ब्रेक होगा, तो जो हमारा, यदि हम बात करते हैं जो हमारा सरफेस से ज़्यादा दूर होगा, जिसकी विस्कोसिटी कम होगी, उस पर लोड लगाने पे वो क्या हो जाएगा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा, मतलब आसानी से डिफॉर्म हो जाएगा। मतलब क्ले पार्टिकल्स में हमारा क्या है, वाटर ऐड है, अब वाटर में हम जब क्या करना है, फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने पर वो क्या हो रहा है, वहां से आसानी से डिफॉर्म हो जा रहा है। तो डिफॉर्म होना, इजिली डिफॉर्म हो रहा है। अब इजिली डिफॉर्म क्यों हो रहा है, जैसे यदि हम बात करते हैं यहाँ पे क्ले पार्टिकल और वाटर का मॉलिक्यूल है, दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, लेकिन किस तरीके के नेचर से जुड़े हुए हैं, कोहेजन लेस। कोहेजन लेस बोल सकते हैं कि मतलब देखो, कोहेसिव मतलब क्या होता है, कोहेसिव मतलब होता है कि सेम टाइप के पार्टिकल्स आपस में जब जुड़े होते हैं तो उस पर कैसी प्रॉपर्टी होती है, कोहेसिव की प्रॉपर्टी होती है ना। लेकिन डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स जब आपस में जुड़े होते हैं तो क्या होते हैं, वो एडिशन की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि अब हमारी मॉलिक्यूल 1 और क्योंकि वाटर जहाँ पे वाटर ही ब्रेक हो रहा है हमारा, है ना, क्ले पार्टिकल्स में जो मौजूद हमारा क्या है, वाटर है, वो ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, सेम प्रॉपर्टी। यदि यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कोहेजन की प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी सेक्शन 1 पे, जबकि 2 वाले सेक्शन पे देखेंगे तो कोहेजन की प्रॉपर्टी क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है सेक्शन 2 पे, तो हमने फोर्स लगाया तो आसानी से ब्रेक हो जा रहा है, मतलब ईजिली ब्रेक हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ईजिली डिफॉर्म हो रहा है। यहाँ से ईजिली ब्रेक हो रहा है, मतलब इजीली क्या हो जा रहा है, डिफॉर्म हो जा रहा है। और इजीली डिफॉर्म हो जा रहा है मतलब क्या हो जाएगा कि उसकी डिफॉर्म होना, आसानी से डिफॉर्म होना ही क्या कहलाता है, हमारा कंसिस्टेंसी कहलाता है ना। तो इजीली डिफॉर्म हो जा रहा है मतलब बोल सकते हैं कि उसकी प्लास्टिसिटी क्या है, अच्छी है ना। वहां से जो डिफॉर्म हो रहा है तो उसकी क्या है, प्लास्टिसिटी अच्छी है। तो यहां से एक चीज समझ पे आ रही है कि जो हमारे क्ले पार्टिकल्स होते हैं, क्ले पार्टिकल्स क्ले पार्टिकल्स जो होते हैं, क्ले पार्टिकल्स पे जब वाटर ऐड किया जाता है तो वो इजिली क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है ना। और क्यों डिफॉर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का फंडा होता है, जो मैंने समझा दिया। अब यहां से एक चीज और समझ में आ रही है क्या, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्ले मिनरल, ये जो प्लास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है, जो हमारी प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है वो किसके कारण होती है, क्ले मिनरल के कारण होती है ना। अब क्ले मिनरल, हमने 3 टाइप के क्ले मिनरल आगे देखेंगे, जब हम क्ले मिनरलॉजी देखेंगे तो वहां पे 3 टाइप के मिनरल्स देखेंगे। कौन कौन से देखेंगे हम वहां पे, कायोलाइट देखेंगे, इलाइट देखेंगे और मोंट मेरिनोलाइट देखेंगे, है ना। तो यदि इनमें भी बात करें, इन तीनों में भी, तो सबसे ज्यादा जो प्लास्टिसिटी, जो आसानी से डिफॉर्म होने की प्रॉपर्टी है, वो किस तरीके के मिनरल में होती है, तो मोंट मेरिनोलाइट में सबसे ज्यादा क्या होती है, प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ प्लास्टिसिटी टाइप्स ऑफ सॉइल पे, तो जो हमारी ग्रेवल है, सैंड है, सिल्ट है और क्ले है, इन दोनों में से किस पे हमारी प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, तो हमने अभी देखा क्ले के पार्टिकल्स इजिली क्या हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं बिना ब्रेक हुए, है ना। तो क्या कहलाएगा, सबसे ज्यादा जो प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी हो किस पे होती है, हमारी क्ले पे, है ना। और यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा, जो क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल हैज गॉट लार्ज स्पेसिफिक सरफेस एरिया, तो दिख भी रहा है स्पेसिफिक सरफेस एरिया इस पर ज्यादा है। अब यदि एक एग्जांपल में हमारे पास 2 सैंपल हैं क्ले के, एक सैंपल 1 है और सैंपल 2 है क्ले का, है ना। यदि क्ले सैंपल 1 का स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा है और सैंपल 2 का स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम है एज कंपेयर टू सैंपल 1, तो उस कंडीशन पे प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी किस में ज्यादा होगी, तो उस कंडीशन में जो प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी वो सैंपल 1 पे होगी, क्योंकि उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा, वाटर ज्यादा ऐड होगा और फिर वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफॉर्मेशन आसानी से होगा, दूर वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उसके, है ना।
यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है? ओके। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं हमारा जो प्लास्टिसिटी, और प्लास्टिसिटी है बेसिकली क्या है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो प्लास्टिसिटी जो डिपेंड करती है हमारी टाइप्स ऑफ मिनरल पे। दिख भी रहा है हमको कि कौन से मिनरल पे सबसे ज़्यादा प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, मोंटमेरिनोलाइट पे। तो टाइप्स ऑफ मिनरल पे डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ मिनरल कैटायन, वो जो मिनरल्स है उसमें कितने कैटायंस मौजूद है, ज़्यादा कैटायंस मौजूद होंगे तो ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि हमारी प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो होगी। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना एब्जॉर्व कर रही है हमारी सॉइल, यदि ज़्यादा अमाउंट में वाटर एब्जॉर्व कर रही है तो प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी उसके हिसाब से उस पर डिपेंड करेगी। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है? तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्लास्टिसिटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो टाइप्स ऑफ मिनरल पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ मिनरल कैटायंस पे डिपेंड करती है, और अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड करती है। अमाउंट ऑफ वाटर मतलब ये हमारा वाटर यही अटैच होगा सरफेस पे एरिया से, जितना ज़्यादा वाटर अटैच होगा उतनी ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि वाटर हमारा क्या होगा, प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी उस पर आएगी, और फिर उसको वो आसानी से क्या होगा, वो ब्रेक होगा। इजिली ब्रेक होना ही हमारा क्या है, इजिली डिफॉर्म होना ही हमारा क्या है, प्लास्टिसिटी है ना। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है? ये पूरा समझ में आ गया? प्लास्टिसिटी इंडेक्स तो बेसिकली जो एग्जाम पे पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है, इसकी रेंज पूछी जाती है ना। ये डीप में इतना नहीं पूछा जाता, फिर भी समझा दिया। नेक्स्ट यदि हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स या इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव कंसिस्टेंसी, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव कंसिस्टेंसी। ये है हमारा, इसको हम शो करते हैं आईसी से। तो ये बेसिकली होता क्या है, आईसी। ये आईसी क्या है हमारे पास, या कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है, तो हमने देखा कि ये एक प्रकार का रेशियो है। इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट टू नेचुरल वाटर कंटेंट। अब नेचुरल वाटर कंटेंट क्या होगा, हम फील्ड में गए, फील्ड में जो सॉइल लेकर आए और उसमें मौजूद जो भी वाटर कंटेंट है वो हमारा क्या होगा, नेचुरल वाटर कंटेंट होगा, है ना। तो लिक्विड वाटर कंटेंट और नेचुरल वाटर कंटेंट का डिफरेंस डिवाइड बाय क्या कर देंगे हम, प्लास्टिक इंडेक्स, तो हमको क्या मिल जाएगा, आईसी मिल जाएगा। अब ये आईसी जो है, आईसी क्या शो कर रहा होता है, तो आईसी जो है शो करता है हमारी जो फील्ड में जो सॉइल है उसकी बिहेवियर को। इट सिग्निफाइज बिहेवियर ऑफ इन सिचु फाइन ग्रेन सॉइल। इन सिचु फाइन ग्रेन सॉइल का मतलब क्या है, जो हमारी इन सिचु का मतलब होता है जो फील्ड में जो हमारी फाइन ग्रेन सॉइल है वो उसका बिहेवियर शो करता है हमारा आईसी। तो बोल सकते हैं कि जो हमारा आईसी है, आईसी बेसिकली बताता है कि सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, है ना। सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स को, या बोल सकते हैं बेसिकली जो पढ़ रहे हैं वो क्ले के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्ले की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाय आईपी, है ना। आईपी क्या है, हमारा प्लास्टिक इंडेक्स है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन है, यहाँ पर देखना, ये जो हमारा डायग्राम था, जो हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट, जनरली हमारा जो नेचुरल वाटर कंटेंट जो होता है, जो नेचुरल वाटर कंटेंट किसी भी सॉइल का होता है वो किसके बीच में लाई करता है, WP और WL, मतलब प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के बीच में। पहला केस बोल रहा है कि यदि हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट यदि हमारा कहाँ पर लाई कर रहा है, यदि हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट ग्रेटर देन है किससे, WL से, मतलब लिक्विड लिमिट से, देन वो कौन सी स्टेज होगी, ये हमारी क्या कहला जाएगी, लिक्विड स्टेज कहला जाएगी। इस कंडीशन पे जब हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट यहाँ पर है, जब हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट यहाँ पर है, तो उस कंडीशन पे जो हमारी आईसी की वैल्यू है, आईसी की वैल्यू क्या होगी। यदि हमको आईसी की वैल्यू पता है तो हम बता सकते हैं कि हमारी सॉइल किस प्रकार की है, क्योंकि यदि हमारी आईसी की वैल्यू यदि ग्रेटर आ रही है किससे, आईसी की वैल्यू यदि लेस देन 0 है, आईसी की वैल्यू यदि लेस देन 0 आ रही है तो हम बता सकते हैं कि हमारी सॉइल किस स्टेज में होगी, लिक्विड स्टेज में होगी। कैसे, यदि हम बात करते हैं कि हमारी आईसी की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0 क्यों आ रही है, तो यहाँ पर एक चीज याद रख सकते हो कि जैसे हमारे पास WN की वैल्यू, हमने क्या बोला, WN इज ग्रेटर देन WL, है ना, मतलब नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट से ज्यादा। तो हम यदि बात करें, सपोज हमने कुछ वैल्यू ले ली, तो हमको समझ में आ जाएगा कि आईसी की वैल्यू लेस देन 0 क्यों आ रही है। जैसे सपोज WL की वैल्यू हमारे पास क्या है, 20 है, नेचुरल वाटर कंटेंट को इससे ज्यादा रखना है, तो नेचुरल वाटर कंटेंट हमने ले लिया 30। उसके बाद यदि आईपी की बात करें तो आईपी क्या होता है, आईपी की वैल्यू होती है WL माइनस WP। तो WL की वैल्यू क्या हमारे पास 20 ही है, और WP की वैल्यू हमने मान ली 10 मान ली, है ना। WP की वैल्यू हमने क्या मान ली, 10 मान ली। अब यहाँ से यदि इसको सॉल्व करें हम, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं और आईसी की वैल्यू निकालते हैं, तो आईसी की वैल्यू, तो आईसी का फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो आईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, WN मतलब 20 माइनस 30 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 10। मतलब यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 0 से वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो किस पे आएगी, माइनस में आएगी, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, -10 और ये क्या हो जाएगा 10, मतलब वैल्यू आ रही है -1। तो हमारी वैल्यू जो आईसी की वैल्यू है लेस देन आ रही है 0 से, तो वही लिखा हुआ है कि आईसी की वैल्यू क्या है हमारे पास, लेस देन 0। तो आईसी की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, लेस देन 0। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि यदि हमको सिर्फ आईसी की वैल्यू भी पता हो तो हम बता सकते हैं कि हमारी सॉइल किस तरीके से है। यदि आईसी की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो हम बता सकते हैं कि हमारी जो सॉइल होगी वो कैसे स्टेज में होगी, हमारी लिक्विड स्टेज में होगी। नेक्स्ट इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं कि हमारा यदि लिक्विड नेचुरल वाटर कंटेंट कहाँ पर वेरी कर रहा है, यदि नेचुरल वाटर कंटेंट हमारा प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के बीच में कहीं पर वेरी कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये प्लास्टिक स्टेज है। और इस कंडीशन पे जो हमारा आईसी है, मतलब
कंसिस्टेंसी इंडेक्स है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 से 1 के बीच में होती है। नेक्स्ट स्टेज हम देखते हैं कि नेचुरल वाटर कंटेंट हमारा कहाँ पहुंच गया, नेचुरल वाटर कंटेंट अब यहाँ पर पहुंच गया हमारा कि प्लास्टिक लिमिट से क्या है हमारा कम है। देन हमारी कौन सी स्टेज आ जाएगी, सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टेज, है ना। इस कंडीशन पे यदि हम आईसी की बात करेंगे तो आईसी की वैल्यू क्या हो जाती है, ग्रेटर देन 1। तो यदि हमको ये वाली कंडीशन नहीं पता, सिर्फ यदि फील्ड में हमने देखा हमको उसका यदि आईसी कंसिस्टेंसी इंडेक्स पता है तो हम ये बता सकते हैं कि सॉइल किस तरीके की है। तो इसलिए इसको बोला होगा कि ये क्या बताता है हमारा फील्ड में फाइन ग्रेन सॉइल के बिहेवियर के बारे में बता देता है आईसी, मतलब कंसिस्टेंसी इंडेक्स। नेक्स्ट इंडेक्स हमारे पास लिक्विडिटी इंडेक्स या वाटर प्लास्टिसिटी रेशो, इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स को ही बोलते हैं वाटर प्लास्टिसिटी रेशो, जिसको हम आईएल से शो करते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, यहां पर हमने क्या किया था, ये डिफरेंस लिया था किसका, लिक्विड लिमिट और नेचुरल वाटर कंटेंट का। यहां पर जो रेशो होता है नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस क्या हो जाएगा, नेचुरल प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, आईपी, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी जो हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट है, यदि हम इसको यहाँ पर लें कि WN माइनस WP डिवाइड बाय आईपी करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, लिक्विडिटी इंडेक्स मिल जाएगा। तो इट इज द डिफरेंस ऑफ नेचुरल वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट टू प्लास्टिक इंडेक्स, है ना। तो ये भी हमारा क्या है, जैसा हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स है वैसे ही हमारा क्या है, लिक्विडिटी इंडेक्स है। बस ये भी हमारा क्या बताता है, ये भी हमारा इसके बिहेवियर के बारे में बताता है। कहने का मतलब यह है यदि आईएल पता होगा तो हम बता सकते हैं कि हमारा आईएल पता होगा तो हम बता सकते हैं कि हमारी सॉइल किस तरीके की होगी। अब यहां पर एक चीज और यहां पर देखने के फॉर्मूले से समझ में आ रहा है कि आईसी और आईएल को यदि हम प्लस कर दें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि आईपी सेम है, WN कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, WN माइनस WP, है ना। तो यहां से यदि हम और WN माइनस WP क्या होता है हमारे पास, आईपी, तो आईपी से आईपी कैंसिल हो जाएगा। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि आईसी और आईएल की वैल्यू क्या होती है, यदि सम करते हैं तो 1 आ जाएगा। मतलब जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसकी हैं उसका जस्ट अपोजिट जो प्रॉपर्टी हो जाएंगी वो किसकी हो जाएंगी, आईएल की हो जाएंगी। जैसे यदि हम बात करते हैं नेचुरल वाटर कंटेंट यदि आईएल से बड़ा है, लिक्विड लिमिट से बड़ा है, देन ये स्टेज क्या होगी, स्टेजेस तो हमारी चेंज नहीं होगी, स्टेज हमारी लिक्विड स्टेज ही होगी, प्लास्टिक स्टेज होगी, सेमी सॉलिड स्टेज ही होगी। लेकिन यदि हम बात करते हैं यहाँ पर यदि इसकी वैल्यू हमारी आईसी की वैल्यू क्या है हमारी, लेस देन 0 है, तो यहाँ पर आईएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ऐसे यदि इस वाली केस में यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो आईएल की वैल्यू है, लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, प्लास्टिक स्टेज में 0 से लेकर 1 तक। और यदि हम बात करते हैं सेमी सॉलिड स्टेज में तो आईएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। अच्छा, जो अभी बताया आईसी प्लस आईएल इक्वल टू क्या होगा हमारा, 1 होता है, जोड़ के भी देख सकते हो आईसी प्लस आईपी को तो 1 ही आएगा, ठीक है। और ये पहले बता दिया कि जो हमारा आईसी होता है, आईसी या आईएल क्या शो कर रहा होता है, तो क्ले की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं हमारे कि किस तरीके की सॉइल है। अच्छा, एक कई बार आईसी और आईएल के हिसाब से भी हम सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं उसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से, कि यदि हमारा आईसी की वैल्यू यदि हमारी ग्रेटर देन 1 है, आईसी की वैल्यू हमारी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो सिंपल सी बात है आईएल की वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस कंडीशन में जब आईसी की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 है तो हमारी जो सॉइल है किस तरीके की हो जाएगी, वेरी स्टिफ हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाएगी। उसके बाद यदि हमारी जो वैल्यू है हमारी आईसी की 1 से लेकर 0.75 तक है तो हमारी जो सॉइल है वो कैसी होगी, स्टिफ होगी। यदि हमारी आईसी की वैल्यू 0.75 से 0.5 के बीच में तो हमारी जो कंसिस्टेंसी होगी सॉइल की कैसी होगी, मीडियम स्टिफ होगी। 0.5 से लेकर 0.25 तक है तो किस तरीके की सॉइल होगी, सॉफ्ट होगी। और यदि 0.25 मतलब कंसिस्टेंसी की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 1 से लेकर 0 तक, जब जैसे जैसे 0 तक पहुंच रही है तो हमारी सॉइल कैसी पहुंचती जा रही है, हमारी लिक्विड पहुंचती जा रही है। यदि आईसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमको दिख भी रहा है आईसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा, सेमी सॉलिड स्टेज, मतलब हमारी जो सॉइल वो क्या है, हमारी स्टिफ हो जाएगी सॉइल। और जब हम देखेंगे कि आईसी की वैल्यू लेस देन 0 हमारी मतलब 0 के पास पहुंच रही है तो हमारी सॉइल कैसी हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी। तो लिक्विड स्टेज हमको दिख भी रही है। यहाँ तक की चीजें क्लियर है, ओके। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारे पास टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स को हम आई से शो करते हैं, टफनेस इंडेक्स को हम आई से शो करते हैं। तो बेसिकली टफनेस इंडेक्स क्या होता है, तो टफनेस इंडेक्स रेशियो होता है किसका किसका, प्लास्टिक इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का। फ्लो इंडेक्स हमने लिक्विड लिमिट जहां पर निकाला था वहां पर देखा हुआ था कि फ्लो इंडेक्स क्या होता है ना। तो प्लास्टिक इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का जो रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है, टफनेस इंडेक्स होता है ना। क्या था फॉर्मूला फ्लो इंडेक्स का, है ना, W1 माइनस W2 डिवाइड बाय लॉग N1 डिवाइड बाय N2, है ना। ये था हमारा फ्लो इंडेक्स का फॉर्मूला। तो टफनेस इंडेक्स की यदि हम बात करते हैं तो टफनेस इंडेक्स की जो जनरली किसी भी सॉइल की जो वैल्यू होती है 1 से 3 वेरी करती है। यदि हमारी टफनेस इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए, यदि हमारी टफनेस इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 1 हो तो हम वो किस तरीके की सॉइल होती है, वो सॉइल होती है हमारी फ्राइएबल सॉइल। फ्राइएबल सॉइल का मतलब क्या होता है कि वो सॉइल आपकी कैसी है, कोलैप्सिबल सॉइल है ना। बेसिकली यदि हम बात करते हैं टफनेस इंडेक्स किस चीज को शो कर रहा होता है, तो टफनेस इंडेक्स जो सिग्निफाई करता है वो किसको, जो हमारी प्लास्टिक लिमिट में जो सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ होगी उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा टफनेस इंडेक्स। जनरली क्लेई सॉइल के लिए जो टफनेस इंडेक्स की वैल्यू होती है वो 1 से लेकर 3 तक वेरी करती है। ये चीज समझ में आ गई।
नेक्स्ट है हमारे पास एक है, अब हमारे सारे इंडेक्सेस खत्म हो गए, एक और टाइप का इंडेक्स है जो कि इस इंडेक्स पे नहीं आता, लेकिन ये इंडेक्स है इसलिए इसको यहीं पे पढ़ लेते हैं। बेसिकली हमारे जो फाइन ग्रेन सॉइल के जो इंडेक्स थे वो हमने पढ़ लिए, 4 टाइप के इंडेक्स। और नेक्स्ट इंडेक्स है हमारे पास फ्री स्वेल इंडेक्स, या इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल स्वेल इंडेक्स, है ना, फ्री स्वेल इंडेक्स या डिफरेंशियल स्वेल इंडेक्स। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर में हमारा क्या है, एक कंटेनर में हमारा सॉइल सैंपल पड़ा हुआ है। अब उस सॉइल सैंपल पे हम क्या कर देंगे, वाटर को डाल देंगे। अब हमने वाटर डाला तो हमारी जो सॉइल है या तो एक्सपांड करेगी या तो स्वेल करेगी। तो जब उस कंडीशन पे यदि हम देखें तो जो हमारा वीडी है, वीडी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल कंटेनिंग डिस्टिल वाटर। जब हम उस पर डिस्टिल वाटर मिला रहे हैं तो उस टाइम पे उसका वॉल्यूम कितना होगा, वो होगा हमारे पास वीडी। अच्छा, यदि हमने वॉल्यूम वाटर डिस्टिल वाटर की जगह आप क्या मिला दिया, कैरोसिन मिला दिया, तो कैरोसिन मिलाने पे उसका वॉल्यूम अलग आएगा। सपोज दैट वो वॉल्यूम आ रहा है वीके, है ना। तो यदि हम इसका निकालना चाहे फ्री स्वेल इंडेक्स को, तो फ्री स्वेल इंडेक्स कैसे निकालेंगे, वीडी माइनस वीके डिवाइड बाय वी के इंटू 100, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा हमको फ्री स्वेल इंडेक्स मिल जाएगा। अब जो ये फ्री स्वेल इंडेक्स है, फ्री स्वेल इंडेक्स के हिसाब की वैल्यू के हिसाब से हमारा डिपेंड करता है डिग्री ऑफ एक्सपेंशन, मतलब कितना एक्सपेंस हो रहा है हमारा, वो डिपेंड करता है हमारा स्वेल इंडेक्स पे। यदि हमारा बोल सकते हैं कि यदि हमारा जो स्वेल इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 20 आ रही है तो डिग्री ऑफ एक्सपेंसिवनेस कितना है हमारा, लो है। यदि हमारी जो फ्री स्वेल इंडेक्स की वैल्यू हमारी 20 टू 35 आ रही है तो हम बोल सकते हैं जो डिग्री ऑफ एक्सपेंसिवनेस वो कितना है, मीडियम है। और यदि हमारी फ्री स्वेल इंडेक्स की वैल्यू 35 से 50 वेरी करती है तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा डिग्री ऑफ एक्सपेंसिवनेस है वो कितना है, हमारा हाई है। डिग्री ऑफ एक्सपेंसिवनेस का मतलब कितना ज़्यादा वो हमारी सॉइल एक्सपांड कर रही है ना। यदि यहीं पे देखा, एक हमारा लिखा हुआ है स्वेलिंग प्रेशर। स्वेलिंग प्रेशर क्या है कि हमारे एक क्लोज कंटेनर टाइप का है, उस पर हमने क्या कर दिया, सॉइल सैंपल को रखा, और सॉइल सैंपल को रखने के बाद हमने क्या कर दिया, उस पर वाटर को ऐड कर दिया। तो वाटर को ऐड करेंगे तो वाटर को ऐड करने पे क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज होने पे क्या करेगा, जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर की जो वॉल होंगी उसकी वॉल पे क्या होगा, एक प्रेशर जनरेट होगा जिसको हम बोलते हैं स्वेलिंग प्रेशर। स्वेलिंग प्रेशर ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल पे जो स्वेलिंग प्रेशर है किस चीज पे डिपेंड करता है, तो ये किस पे डिपेंड होता है, इनिशियल वाटर कंटेंट, इनिशियल में कितना वाटर कंटेंट पहले से उस पर कितना पानी मौजूद है, डेंसिटी पे, सॉइल की डेंसिटी कैसी है, और नेचर ऑफ पोर फ्लूइड पे, किस तरीके का फ्लूइड हम क्या कर रहे हैं उस पर डाल रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा हमारा क्या, स्वेलिंग प्रेशर। अच्छा, एक चीज और, प्लास्टिक इंडेक्स जब बता रहे थे तो प्लास्टिक इंडेक्स में हमने देखा था प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी। तो प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी में हमने देखा था हमारा क्या होता था, वाटर ऐड कर रहे होते थे हम किस पे, क्ले पे, तो हमको प्लास्टिसिटी मिल रही थी। यदि जो क्ले के वॉइड्स है यदि उस पर वाटर की जगह कैरोसिन मिला देंगे तो क्या वो प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को शो करेगा, तो वो प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कैरोसिन पे किसी प्रकार के कोई चार्जेस नहीं होते हैं। चार्ज नहीं होते कहने का मतलब यह है, जैसे हमारा वाटर होता है, वाटर हमारा कैसा बाइपोलर नेचर का होता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होता है, जबकि कैरोसिन के साथ ऐसा नहीं है ना। कैरोसिन पे चार्जेस नहीं होते हैं, उसके कारण यदि हमने क्ले पे यदि हमने कैरोसिन मिला दिया वाटर की जगह पे तो प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा, है ना। ये पॉइंट याद रखना। यहाँ पे हमारे सारे इंडेक्सेस खत्म हो गए। नेक्स्ट हम कुछ नोट की बात कर लेते हैं। कुछ नोट है जो हमको डायरेक्ट याद रखना है। इसको पहले ही बता चुके हैं कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है, लिक्विड लिमिट पे। यदि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल ज्यादा है मतलब लिक्विड क्या है हमारा, लिक्विड लिमिट क्या है हमारी, ज्यादा है ना। लिक्विड लिमिट पे ही हमारी क्या डिपेंड करती है, कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड लिमिट ज्यादा, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा। लिक्विड लिमिट कम मतलब सॉलिड के साइड जा रहा है तो कंप्रेस कम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन सिचु बिहेवियर ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। तो हमने देखा था फील्ड में यदि हमको सॉइल की प्रॉपर्टी निकालनी है तो किससे पता चलती है, या तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स से या लिक्विडिटी इंडेक्स से। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, यदि हमको सॉइल की शियर स्ट्रेंथ बतानी है तो वो किस पे डिपेंड करेगी, तो वो करेगी फ्लो इंडेक्स पे, है ना। फ्लो इंडेक्स बताया था कि जो फ्लो इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के। नेक्स्ट है हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। यदि हमको शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल पता करनी है कहां पर, प्लास्टिक लिमिट पे, कहां पर, यहां पर भी लिखा प्लास्टिक लिमिट पे जो शेयर स्ट्रेंथ होगी सॉइल की वो किसको शो करती है, टफनेस इंडेक्स को। तो टफनेस इंडेक्स हमारा क्या बताता है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल कहां पर, प्लास्टिक लिमिट पे। अच्छा, एक कर्व और है हमारे पास, ये हमको वैसे भी पता है। यदि हम सारी जो हमारी स्टेजेस थी, लिक्विड स्टेज यदि हम बात करते हैं, सेमी सॉलिड स्टेज हो गई हमारे पास, प्लास्टिक स्टेज हो गई और लिक्विड स्टेज हो गई। यदि हम इसका स्ट्रेस स्ट्रेन के साथ में इसका कर्व बनाए तो यदि हमको ये इस तरीके से एग्जाम पे आ गया, ये कर्व बना आ गया और इस पे पूछ लिया कि कौन सा किसका कर्व है, तो हमको पता है कि जो हमारी लिक्विड स्टेज होती है उसकी शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होती है, निग्लिजिबल होती है, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, 2.7 किलो पास्कल,
तो इसलिए इसका कर्व सबसे नीचे होगा। उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी प्लास्टिक स्टेज में, और प्लास्टिक स्टेज से ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी हमको कहाँ पर, सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टेज पर। तो इसका कर्व कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर हमारे सारे इंडेक्सेस जो हैं ये फिनिश हो गए, ये नोट भी खत्म हो गया। अब कुछ डेफिनेशंस बची हुई है हमको फर्स्ट यूनिट में, तो उन डेफिनेशंस को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी सेंसिटिविटी। तो नाम से समझ में आ रहा है सेंसिटिविटी कि हमारी सॉइल कितनी सेंसिटिव है। यदि हमने लोड लगाया पहले, यदि हमने सॉइल पे क्या किया, सॉइल पे इनिशियल पे जब लोड दे रहे हैं और फिर से सॉइल लोड दिया तो लोड की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने क्या किया, सॉइल जो हमारी टूटी हुई है उसको वापस से रिमोल्ड किया। रिमोल्ड करने के बाद फिर से उस पर लोड दे रहे हैं, तो लोड देने पे अब जो इसकी स्ट्रेंथ आ रही है तो उसकी स्ट्रेंथ में कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमने अब क्या कर दिया, सॉइल को रिमोल्ड कर दिया। तो रिमोल्ड करने पर उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो कितना कम होती है, वही हमारा क्या है, सेंसिटिविटी है। तो सेंसिटिविटी इज अ बेसिकली डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस। तो सेंसिटिविटी क्या है, बेसिकली डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस है अचीव्ड ऑन रिमोल्डिंग, जो कि हमको किससे मिलती है, अचीव्ड ऑन रिमोल्डिंग। इट इज डिफाइंड ओनली फॉर क्ले। तो सेंसिटिविटी को बेसिकली किसके लिए डिफाइन किया जाता है, क्ले के लिए। तो बेसिकली हमने पढ़ाई है अभी तक, जो पढ़ा है हमने क्या पढ़ा है कि जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक फाइन ग्रेन सॉइल में, सिल्ट के बारे में हमने बहुत कम नॉलेज लिया। सबसे ज्यादा किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्ले के बारे में। तो सेंसिटिविटी किसकी प्रॉपर्टी है, क्ले की प्रॉपर्टी है। अब यदि इसको किस तरीके से बता सकते हैं सेंसिटिविटी को, तो यदि किसी पर्टिकुलर वाटर कंटेंट में देखा, वाटर कंटेंट सेम है और अभी हमारा क्या है, वाटर कंटेंट सेम ले रहे हैं और हम क्या ले रहे हैं, अनडिस्टर्ब्ड सैंपल ले रहे हैं। मतलब जैसे हमारी फील्ड में है उस फील्ड से हमने सॉइल को लेकर आया, तो अभी जो सैंपल लिया हमने वो अनडिस्टर्ब्ड सैंपल है। अनडिस्टर्ब्ड सैंपल पे देखेंगे तो उस पर कुछ ना कुछ कंसिस्टेंसी होगी। मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या, कुछ ना कुछ वाटर हमने जो मिलाया उसकी कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आएगी, है ना। उसके बाद यदि हमने क्या किया, उस कंसिस्टेंसी मतलब हमने क्या किया, एक टेस्ट किया और उसके बाद कंसिस्टेंसी, इस कंसिस्टेंसी पे देखा उसकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी। उसके बाद अब हमने क्या किया, अब जो हमारा अनडिस्टर्ब सैंपल था अब हमने उसकी जगह क्या ले लिया, डिस्टर्ब सैंपल लेके आया, या बोल सकते हैं कि रिमोल्डेड सैंपल लेके आया। रिमोल्ड सैंपल लेके आया, रिमोल्ड सैंपल में फिर से हमने टेस्ट किया, तो यहाँ पर देखेंगे उसकी जो कंसिस्टेंसी है या उस पर जो उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो वो जो वैल्यू चेंज हो रही है वही हमारा क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी में क्या हो रहा है, बेसिकली जो उसकी फर्मनेस है, मतलब जो उसकी बोल सकते हैं जो उसकी कठोरता है वो चेंज हो रही है ना। फर्मनेस विल चेंज। तो कितना चेंज हो रही है और क्यों चेंज हो रही है, यदि उसको देखें तो जो उसकी फर्मनेस जो चेंज हो रही है ना, जो उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो रही है वो क्यों हो रही है, तो क्यों चेंज हो जाती है वो, मतलब हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ कम मिल रही है। स्ट्रेंथ क्यों कम मिल रही होती है, क्योंकि जो उसके जो सॉलिड्स हैं, पहले वो अनडिस्टर्ब सैंपल था, उस पर उसके जो सॉलिड्स हैं वो ज़्यादा पास में थे, लेकिन यदि अब हम देखें तो उसके सॉलिड्स में क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया है। सॉइल के जो सॉलिड्स हैं उनमें क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, क्योंकि उनको वापस से रिमोल्ड किया गया था, है ना। सेकेंड चीज़ देखें तो जो उसके वाटर मॉलिक्यूल्स थे जो सॉइल्स को पकड़े हुए थे, उनका क्या हो गया है, रीओरिएंटेशन हो गया है, जिसके कारण भी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो एक चीज़ ये याद रखना, कई बार एग्जाम पे आ जाता है कि रिमोल्डिंग के कारण जो होती है स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है सॉइल की। रिमोल्ड कर देंगे तो सिंपल सा पता है कि रिमोल्डिंग करेंगे तो सॉइल की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, यदि सेंसिटिविटी हमको निकालना है तो सेंसिटिविटी कैसे निकालेंगे, हम कौन सा टेस्ट करते हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इसको हम आगे देखेंगे अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है, एक यूनिट है आपकी, वहां पर देखेंगे अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो सिर्फ इतना सा समझ लो, एक टेस्ट कर रहे हैं हम और उस पर हम स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं, और पहले तो हमने क्या लिया, अनडिस्टर्ब सैंपल लिया। तो अनडिस्टर्ब सैंपल लिया तो कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ आई होगी। उसके बाद हमने क्या किया, अब हम कैसा सैंपल ले रहे हैं, हम सैंपल ले रहे हैं रिमोल्डेड वाला, मतलब हमने उसको वापस से जो टूट गया था उसको वापस से बनाया हुआ है ना। बनाने के बाद फिर से उसका टेस्ट करेंगे तो हमको पता है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, हमको कम मिलेगी, जबकि अनडिस्टर्ब सैंपल की वैल्यू हमको ज्यादा मिलेगी। तो जो इनका जो रेशियो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंसिटिविटी कहलाएगा। तो हमको यहाँ से एक चीज पहले से पता है कि अनडिस्टर्ब सैंपल की स्ट्रेंथ ज्यादा मिलने वाली है, तो जो हमारी सेंसिटिविटी की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। लेकिन एक ऐसा केस है जहां पर एसटी की वैल्यू लेस देन 1 आ सकती है। वो कब होगा, जब हम जो अनडिस्टर्ब सैंपल लेके आए थे उसमें पहले से क्या है, पहले से उस पर कोई क्रैक मौजूद था। अब पहले से उस पर क्रैक मौजूद था तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, है ना। और हमने क्या किया, अब क्या कर दिया, अनडिस्टर्ब सैंपल में क्रैक होने के कारण उसकी स्ट्रेंथ कम है, और उसको हमने क्या किया, रिमोल्ड किया, और रिमोल्ड करने के बाद जो ले रहे हैं हम उसकी स्ट्रेंथ, और उन दोनों को चेक करेंगे तो अब हमारी जो अनडिस्टर्ब सैंपल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और रिमोल्डेड वाले की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो उस कंडीशन पे हमारा क्या होता है, सेंसिटिविटी की वैल्यू लेस देन 1 आती है। अब एग्जाम पे कई बार आ जाती है सेंसिटिविटी की वैल्यू के हिसाब से किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। यदि सेंसिटिविटी की वैल्यू हमारी 1 है तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी सॉइल होगी वो किस तरीके की है, हमारी इनसेंसिटिव सॉइल है। इनसेंसिटिव सॉइल में हमारे ग्रेवल और सैंड आते हैं जनरली। यदि हम बात करते हैं हमारी जो सेंसिटिव सॉइल है, तो सेंसिटिव सॉइल का यदि वैल्यू हमारी सेंसिटिव
सेंसिटिविटी की वैल्यू हमारी यदि 2 to 4 आ रही है तो हम बोल सकते हैं कि हमारी सॉइल कैसी होगी, नॉर्मल सेंसिटिव है। यदि हम बोलें कि हमारी जो सेंसिटिविटी की वैल्यू है, हमारी जो सेंसिटिविटी की वैल्यू है वो कैसी है, 4 to 8 है। यदि हमारी सेंसिटिविटी की वैल्यू कैसी है, 4 to 8 है, तो हम बोलेंगे कि हमारी सॉइल कैसी है, सेंसिटिव है। अब सेंसिटिव सॉइल में क्ले हो सकता है और सिल्ट भी हो सकता है ना। यदि हम बात करते हैं हमारी 8 to 16 सेंसिटिविटी की वैल्यू है तो हम बोलेंगे कि हमारी जो सॉइल है वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव है। एक्स्ट्रा सेंसिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा एक्स्ट्रा सेंसिटिव का मतलब वो प्योरली क्ले हो जाएगी, प्योरली क्ले सॉइल हो जाएगी यहाँ पर। और यदि हमारी सेंसिटिविटी की वैल्यू ग्रेटर देन 16 आ रही है तो हम बोलेंगे कि हमारी सॉइल कैसी है, अनस्टेबल है। यहां तक की चीजें क्लियर है? ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास थिक्सोट्रॉपी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी क्या होती है, हमने क्या किया, कोई सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल पे हमने क्या, या आप बोल सकते हैं कि कोई क्ले है ना, क्ले पे हमने क्या किया, वाटर को ऐड किया, ठीक है। तो वाटर को जब हमने ऐड किया तो वो क्या हुआ हमारा, उसको हमने क्या किया, पहले तो हमारा अनडिस्टर्ब सैंपल था, अब हमने उसको फिर से क्या किया, रिमोल्ड किया। रिमोल्ड करने के लिए हमने क्या किया, उस पर वाटर मिलाया। तो वाटर जैसे ही मिलाया तो वाटर मिलाने के बाद, वाटर मिलाया तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो गई, है ना। अब जैसे जैसे वो वाटर क्या हो जाएगा, हटता जाएगा, जैसे जैसे वाटर क्या हो जाएगा, इवापोरेट होता जाएगा, वापस से वो क्या होती जाएगी, उस पर स्ट्रेंथ वापस से आती जाएगी। जब वो जो स्ट्रेंथ जो उस पर वापस से मिलती जा रही है, हमको रिगेन होने पे उस पर जो स्ट्रेंथ आती जा रही है, वही प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है, थिक्सोट्रॉपी कहलाती है ना। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल लॉस्ट अपॉन रिमोल्डिंग ड्यू टू रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज रिगेन्ड, है ना। तो जब हमने क्या किया, सॉइल पे हमारी जो क्ले है, बेसिकली ये किसके लिए है, प्रॉपर्टी हमारी क्ले के लिए है ना। तो जब हमने वाटर मिलाया तो उसकी उस पर क्या थी, स्ट्रेंथ कम थी, लेकिन जैसे जैसे वाटर का फिर से क्या होता जाएगा, इवापोरेशन होता जाएगा, तो वाटर हटने से क्या होता जाएगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वापस से क्या होते जाएंगे, रीअरेंज्ड होते जाएंगे या रीओरिएंटेशन होगा उनमें। जब वाटर के मॉलिक्यूल्स में रीओरिएंटेशन होगा तो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, उस पर स्ट्रेंथ वापस से मिलती जाएगी, और जो वापस से जो स्ट्रेंथ उस पर आती जाएगी वही क्या है, हमारी क्या है, थिक्सोट्रॉपी है। अब इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, एक ग्राफ है हमारा स्ट्रेंथ वर्सेस टाइम के बीच में। एक हमारा अनडिस्टर्ब सैंपल था, अनडिस्टर्ब सैंपल पे हमने क्या किया, वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करने के बाद टाइम के साथ इसको हम जब देख रहे हैं, तो जब अनडिस्टर्ब सैंपल था तो उस पर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ थी, अनडिस्टर्ब सैंपल पे स्ट्रेंथ रही होगी। फिर हमने क्या किया, उसको डिस्टर्ब किया, मतलब हम यदि देखें तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि अब हमारा क्या है, यहाँ पर डिस्टर्ब सैंपल है ना, क्योंकि यहाँ पर अनडिस्टर्ब सैंपल था तो इसकी स्ट्रेंथ क्या थी, ज्यादा थी। अब यहाँ पर क्या है, डिस्टर्ब सैंपल है, जब ये डिस्टर्ब सैंपल है तो अनडिस्टर्ब से इसकी स्ट्रेंथ कहाँ पहुंच गई, यहाँ पर पहुंच गई। अब जैसे जैसे इस टाइम के साथ इसका वाटर क्या होता जाएगा, हटता जाएगा, तो जैसे जैसे वाटर हटेगा इसमें स्ट्रेंथ वापस से मिलती जाएगी, वापस से स्ट्रेंथ मिली। फिर हमने क्या किया, इसको डिस्टर्ब कर दिया, फिर से इस पर देखा तो ये हमको ये स्ट्रेंथ मिल रही है, फिर इसको हमने क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, वापस से धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ यहाँ पर मिल रही है, ये जो स्ट्रेंथ मिल रही है, ये यही प्रॉपर्टी हमारी क्या है, थिक्सोट्रॉपी है। अब हम देखते जा रहे हैं कि धीरे धीरे जब हम वापस से उसको रिमोल्ड कर रहे हैं डिस्टर्ब सैंपल को, तो स्ट्रेंथ धीरे धीरे क्या होती जा रही है, टाइम के साथ कम होती जा रही है। जबकि फर्स्ट वाले केस में देख रहे हैं तो स्ट्रेंथ ज्यादा थी, और यहाँ पर देख रहे हैं तो स्ट्रेंथ क्या है, हमारी कम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एक्टिविटी ऑफ सॉइल। तो थिक्सोट्रॉपी समझ में आ गया कि वापस से रिमोल्ड को रिगेन होने में जो उस पर स्ट्रेंथ आ रही होती है सॉइल पे, वही हमारी क्या, वही प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, थिक्सोट्रॉपी कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी नंबर। एक्टिविटी नंबर के बारे में किसने बताया था, तो हमको एक्टिविटी नंबर के बारे में बताया था स्कैम्पटन ने। तो स्कैम्पटन ने एक्टिविटी नंबर को जोड़ा था किससे, कि हमारी सॉइल पे वॉल्यूम चेंज क्या हो रहा है, और वॉल्यूम चेंज किसके कारण होगा, या तो स्वेलिंग के कारण होगा या तो श्रिंकेज के कारण होगा, है ना। तो वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग स्वेलिंग एंड श्रिंकेज इज फंक्शन ऑफ, ये वॉल्यूम का चेंज होना किसके कारण, वॉल्यूम का चेंज होना स्वेलिंग और श्रिंकेज के कारण, ये किसका फंक्शन है, आईपी एंड परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन का। तो जितनी भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, सबसे पहले सेंसिटिविटी पढ़ी, वो भी क्ले के बारे में है। थिक्सोट्रॉपी, तो थिक्सोट्रॉपी तो एक सॉइल की प्रॉपर्टी है, तो बेसिकली ये किस में पाई जाती है, क्ले में पाई जाती है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो एक्टिविटी नंबर है, तो एक्टिविटी नंबर भी हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एक्टिविटी नंबर जो है वो फंक्शन होता है किसका, आईपी और परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन का। सिर्फ हम क्ले के पार्टिकल्स की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पर सिल्ट को भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, है ना। तो एक्टिविटी नंबर एक प्रकार का नंबर है जो कि शो करता है कि हमारी सॉइल पे कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वॉल्यूम चेंज श्रिंकेज और स्वेलिंग के कारण होता है, और जो एक्टिविटी नंबर होता है वो फंक्शन होता है किसका, प्लास्टिक इंडेक्स और परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन का। तो बेसिकली यदि एक्टिविटी नंबर की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है आईपी डिवाइड बाय परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन, है ना। एक्टिविटी इज यूज्ड टू स्टडी, इसकी स्टडी कब की जाती है, जब हमको स्वेलिंग और श्रिंकेज के बारे में पता करना हो। मतलब कहने का मतलब यह है, हमको वॉल्यूम चेंजेस के बारे में यदि पता करना है किसी भी सॉइल के, तो हम एक्टिविटी नंबर की स्टडी करते हैं। यदि हमारी एक्टिविटी नंबर लेस देन 0.75 है तो हम बोलते हैं कि हमारी सॉइल कैसी है, इनएक्टिव सॉइल है। यदि हमारी एक्टिविटी नंबर 0.75 से कम है तो हम बोलते हैं इनएक्टिव सॉइल है। यदि 0.75 से लेकर 1.25 के बीच में वेरी करती है तो हम बोलेंगे नॉर्मल एक्टिव सॉइल है।
और यदि एक्टिविटी नंबर ग्रेटर हो जाए 1.25 से, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम पे, यदि हमारी एक्टिविटी नंबर ग्रेटर देन हो जाए 1.25 से तो हमारी सॉइल कैसी होगी, एक्टिव सॉइल होगी। यहाँ तक की चीज क्लियर है। एक हमारा जो मिनरल होता है हमारा, हमने 3 तरीके के मिनरल देखने हैं आगे, तो उसमें जो माउंट मेरिनोलाइट होता है उसकी जो वैल्यू होती है एक्टिविटी की, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 0.9 से लेकर 7.2 तक, है ना। तो अच्छी खासी रेंज है इस पर एक्टिविटी नंबर की, इसलिए वॉल्यूम चेंज भी पढ़ा होगा। ब्लैक कॉटन सॉइल में हमारा क्या होता है, श्रिंकेज एंड स्वेलिंग की प्रॉब्लम ज्यादा आती है। तो क्यों आती है, क्योंकि उस पर माउंट मेरिनोलाइट होता है और उसकी जो एक्टिविटी नंबर है वो कितनी हमारी 0.9 से 7.2, तो अच्छी खासी रेंज है। इसी कारण से क्या होता है, उस पर स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसका एक्टिविटी नंबर भी हमारा क्या है, ज्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फाइन ग्रेन सॉइल हैज 60% बाय वेट में सिल्ट कंटेंट। तो यहां पर सिल्ट के बारे में बात की है, सिल्ट कितना है, 60% है। और कैसी सॉइल है हमारे पास, फाइन ग्रेन सॉइल है, तो सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल होगी। फाइन ग्रेन सॉइल होगी तो फाइन ग्रेन सॉइल में क्या होगा, सिल्ट होगा और हमारे पास क्ले होगा, जिसपे से इसने बता दिया सिल्ट के बारे में कि सिल्ट का कंटेंट कितना है, 60% है। द सॉइल बिहेव एज सेमी सॉलिड, सॉइल कैसी बिहेव कर रही है, सेमी सॉलिड, व्हेन वाटर कंटेंट इज बिटवीन 15% एंड 28%। वाटर कंटेंट यदि 15% से 28% है तो सॉइल कैसी बिहेव कर रही है, सॉलिड या सेमी सॉलिड की तरह। द सॉइल बिहेव फ्लूइड, सॉइल फ्लूइड की तरह बिहेव करेगी, लाइक व्हेन वाटर कंटेंट इज मोर देन, कितना है वाटर कंटेंट, कितना है, मोर देन 40%। तो कहने का मतलब ये है, और हमको निकालना है एक्टिविटी नंबर, हमको निकालना है एक्टिविटी नंबर। तो मैक्सिमम जो इसकी फ्लूइड की तरह बिहेव करने के लिए जो वैल्यू है वो कितनी है, 40% है, और मिनिमम कितनी है वैल्यू इसकी, 15% है। तो ये कहां तक वेरी कर रही है, यदि हम इसकी बात करें तो कुछ इस तरीके से ये डायग्राम है हमारा, कुछ इस तरीके से ये डायग्राम है हमारा, जिसपे यहां पर वैल्यू बता दिया इसने 15%, ये वैल्यू हमारे पास 28% और ये वैल्यू हमारे पास 40%। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या होती है, प्लास्टिक लिमिट की, ये वाली वैल्यू क्या होती है हमारे पास, लिक्विड लिमिट की, ये क्या होती है वैल्यू हमारी श्रिंकेज लिमिट की। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, इसने बोला हमको निकालने के लिए एक्टिविटी नंबर, तो हमको पता है एक्टिविटी नंबर इक्वल टू क्या होता है, आईपी डिवाइड बाय क्ले फ्रैक्शन, है ना, क्ले पार्टिकल फ्रैक्शन। तो आईपी की सबसे पहले आईपी यदि निकालने तो आईपी क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट क्या है हमारे पास, लिक्विड लिमिट हमारे पास क्या है, 40% माइनस 28%। तो यहाँ से माइनस करने में कितना जाएगा, 12%। तो आईपी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12%, मतलब 0.12। यदि हम बात करते हैं, हमको क्ले फ्रैक्शन की बात करना है, तो परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, सिल्ट हमारा कितना है, 60% है, तो परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन कितना जाएगा हमारे पास, 100 माइनस 60%, तो कितना जाएगा ये 40%, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर दें इस फॉर्मूले में, तो आईपी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.4, एक मिनट सॉरी, आईपी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.12 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.4, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.3। तो हमारे पास जो आई एक्टिविटी नंबर है, एक्टिविटी नंबर कितना आ गया, 0.3, ये हो गया हमारे पास ये आंसर। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इस पर ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 0.32, है ना। ओके, अच्छा, वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।